अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे. मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, स्क्रीनवर आपणास एक चित्र दिसत आहे. एक अल्फाबेट बदलल्यामुळे दोन वेगळे अर्थाचे शब्द तयार होत आहेत. चान्स आणि चेंज. याचे अर्थ हेच की आयुष्यात बदल येणे गरजेचे आहे. चेंजेस ब्रिंग्स चान्सेस अँड चान्सेस ब्रिंग्स चेंजेस. माणसाला आयुष्यात ठरवलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काही बदल गरजेचे असतात. जिंदगी में तरक्की हासिल करने के लिए इंसान को अपने अंदर कुछ तब्दीलियां जरूरी होती है. तस्वीर में आप देख सकते हैं, कागज के हवाई जहाज एक जानिब सफर कर रहे हैं. सिर्फ एक हवाई जहाज मुखालिफ सिमत में जा रहा है. उसने अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश की है. इसी तरह हमें भी हमारी जिंदगी में आने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों को खुशामदीद कहना चाहिए. इसी में हमारी तरक्की है. बदलाव में ही तरक्की है. आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 7 बदलणं म्हणजे अभ्यासणार आहोत. लेखक आहेत मल्हार अरणकल्ले आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. बदलणं म्हणजे याचे अर्थ आहे तब्दीली यानी. चला तर आता पाठाला सुरुवात करूया. पाठ क्रमांक 7 बदलणं म्हणजे. मल्हार अरणकल्ले 1952. प्रसिद्ध लेखक, सकाळ वृत्तपत्राचे संपादक. सुमारे 35 वर्षे पत्रकारितेत कार्यरत आहेत. साध्या, सोप्या व प्रवाही भाषेत लेखन आणि ललित लेखनातील विविध प्रयोग ही त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. सकाळ अखबार के एडिटर तकरीबन 35 सालों से सहाफत के फराइज अंजाम दे रहे हैं. सादा, आसान और रवानी वाली जुबान में तहरीरें और उम्दा तहरीर के मुख्तलिफ तजुर्बात उनकी खुसूसियात हैं. पहाटवारा, दैनंदिनी, मोगरा फुलला, काही असं काही तसं, परिमळ, पहाट पावलं इत्यादी वाचकप्रिय सदरांचे लेखन त्यांनी केले आहे. यातील काही सदरांची पुस्तके ही प्रसिद्ध आहेत. उनकी लिखी हुई मुख्तलिफ तख्लीकात के नाम यहाँ पर दिए गए हैं. पत्रकारितेतील आचार्य अत्रे पुरस्कार, नरू भाऊ लिमये पुरस्कार या पुरस्कारांनी ते सन्मानित आहेत. विविध दिवाळी अंकातून त्यांचे लेखन प्रसिद्ध झाले आहे. उन्होंने मुख्तलिफ आजाजात भी हासिल किए. मुख्तलिफ दिवाली एडिशन में उनकी तहरीरें बहुत मशहूर हुई. ऋतुमानाप्रमाणे होणारे बदल निसर्ग जसा सहज स्वीकारतो, त्याप्रमाणे माणसाने आपल्या आयुष्यातील बदल आनंदाने स्वीकारावेत, असे प्रस्तुत पाठात
लेखकाने सुचवले आहे. मौजूदा सबक में मुसन्निफ ने इस बात को पेश किया है कि इंसान को खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों को कबूल करना चाहिए, जिस तरह फितरत मौसमों के मुताबिक रोनुमा होने वाली तब्दीलियों को कबूल करती है. नेहमीच्या वापरातलं फाउंटन पेन कुठेतरी गायब झालं होतं. फाउंटन पेन चित्रात पाहू शकता आपण. गायब होने, नाहीसे होने. यहाँ मुसन्निफ कह रहे हैं हमेशा इस्तेमाल की कलम कहीं गायब हो गई थी. बराच शोध घेऊनही काही केल्या ते सापडत नव्हतं. काफी तलाश करने के बाद भी वो मिल नहीं रही थी. त्याखेरीजची वापरातील इतर पेनं घेऊन काम चालण्यासारखं होतं हे खरं, पण तरीही सारखं वाटतच होतं कि ते नेहमीचंच पेन मिळायला हवं. उस पेन के अलावा इस्तेमाल की दीगर पेन लेकर काम चलाना, ये सच है, लेकिन फिर भी एक जैसा महसूस हो रहा था कि वो हमेशा की कलम मिलनी चाहिए. असं काय वेगळं होतं बरं त्यात? ऐसा क्या निरालापन था उसमें? खरं म्हणाल तर ते कुठल्याही पेन सारखंच पेन होतं. सच कहूं तो वो पेन किसी भी पेन की तरह ही थी. पण तरीही वापराच्या नित्य परिचयानं तेच काहीसं वेगळं वाटू लागलं होतं. नित्य, नेहमीचे, हमेशा के. परिचय, ओळख, तारुफ. यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे हैं कि हमेशा वो उसी पेन को इस्तेमाल करते थे, उसी पेन से वो मुतारिफ थे, तो पेन कुछ अलग सी महसूस हो रही थी उन्हें. जिथं जिथं पेन लपून बसलं असावं असं वाटत होतं. जहां जहां पेन छुपकर बैठी होगी उन्हें ऐसा लग रहा था. तिथं तिथं पुन्हा पुन्हा पाहिलं, वहां उन्होंने बार बार देखा. पेन काही मिळाला नाही, पेन कहीं मिला नहीं. अखेर दूसरा पेन घेऊन काम सुरू केलं. आखिरकार उन्होंने दूसरा पेन लेकर काम शुरू किया. हे पेन काहीसं वजनदार आहे. वजनदार, जड, वजनी. ये पेन कुछ वजनदार है. त्याचं वळण काही पहिल्या पेनासारखं नाही. वळण, अक्षर लिहिण्याची पद्धत, मोड. हुर्फ लिखने का तरीका. त्याचे वळण काही पहिल्या पेनासारखा नहीं, इसके मानी है इस पेन के लिखने का तरीका पहले पेन जैसा नहीं है. रंग ही तेवढा शोभेसा नाही. शोभेसा, साजेसा, जचने वाला. रंग भी उतना जचने वाला नहीं है. शाई थोड़ी फिकटच वाटते. स्याही भी जरा फीकी महसूस हो रही है. अक्षर ही किरट येत आहे. किरट अक्षर म्हणजे वाचता न येण्यासारखा बारीक अक्षर. रूप भी जो है बहुत बारीक नजर आ रहे हैं. अशी काही वैगुण्ये त्यात दिसू लागली. वैगुण्ये, दोष, चुका. ऐसी कुछ खामियां या ऐसी कुछ बुराइयां जो है उसमें नजर आने लगी. त्याच त्या विचारांनी ते पेन वापरू नये असं एक सारखं वाटू लागलं. इन्हीं ख्यालात से वो पेन इस्तेमाल न करूं ऐसा महसूस होने लगा. एखादी दाट परिचयाची यानी एक गहरी पहचान की, खास स्नेहातली, स्नेह प्रेम, खास स्नेहातली व्यक्ती, खास मोहब्बती शख्स दिवसभर भेटली नाही. दिनभर मुलाकात नहीं हुई. तिच्याशी संवाद करता आला नहीं. अगर उनसे बात करने के लिए मौका न मिले. कि आपण अस्वस्थ होतो. अस्वस्थ होणे, बेचैन होणे वाक्यप्रचार आहे. तो हम बेचैन हो जाते हैं. तसंच काहीसं झाला, वैसा ही कुछ हुआ. मतलब बच्चों क्या हुआ, यहाँ मुसन्निफ की जो पेन थी जिससे वो हमेशा लिखते थे वो उनको मिल नहीं रही थी.
उन्होंने दूसरा पेन लिया, लेकिन अब वो दूसरे पेन में उनको खामियां नजर आ रही है, वजनदार है और उससे बराबर से उसका हुरूफ नहीं बन रहे हैं, फिर वो जच नहीं रही है, उसके बाद उसके जो हुरूफ है वो बारीक आ रहे हैं। यानी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका कोई बहुत प्यारा जो दोस्त है या प्यारा जो व्यक्ति है वो उन्हें दिन भर नहीं मिला है, उनसे उन्हें बात करने नहीं मिला, इतनी बेचैनी उनको हो रही थी यहाँ पर। पुन्हा एकदा ठरवलं की ते काही नाही, पूर्वीचं फाउंटेन पेन शोधून काढायचंच। दोबारा एक मर्तबा उन्होंने तय किया, वो कुछ नहीं, पहले की ही पेन ढूंढकर निकाली जाए। असेल कुठेतरी कप्प्यात एखाद्या पुस्तकात, होगी कहीं तो भी किसी कोने में किसी किताब में, पण ते शोधायचंच। कप्पा याचे अर्थ आहे खंड। वो कहते हैं होगी कहीं पर किसी कोने में किसी किताब में, पण ते शोधायचंच, लेकिन उसे तलाश करना ही है। आश्चर्य नव्हे, खरोखरच दुसरा पेन हातात घेऊन पहिल्यासारखं लेखन करताच येईना। आश्चर्य, नवल, ताजुब होना। अब यहां मुसन्निफ कह रहे हैं हैरत की बात नहीं है, ताजुब की बात नहीं है, सच है। दूसरी पेन हाथ में लेकर पहले के मानिंद उन्हें तहरीर करते ही नहीं आ रहा था। मनालाही मरगळ वाटू लागली। मरगळ वाटणे वाक्यप्रचार आहे, याचे अर्थ आहे निरुत्साही वाटणे। दिल में भी मुसन्निफ को उदासी महसूस हो रही थी, बेचैनी वाढली, उनकी बेचैनी बढ़ गई। कार्यालयातून घरी परतल्यावर थोड्या वेळानं पुन्हा बाहेर पडलो। कहते हैं ऑफिस से घर लौटने पर थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा बाहर निकला, फिर बाहर निकला। ताज्या शुद्ध हवेत फिरून यावं म्हणजे जरा बरं वाटेल असं वाटलं। ताजी और खाली हवा में घूमकर आना चाहिए, यानी थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। थंडी दूर पडाली होती आणि उष्मा वाढू लागला होता। उष्मा, गर्मी, उष्णता। सर्दी दूर भाग गई थी और गर्मी बढ़ने लगी थी। दिवस ही मोठा झाला होता, दिन भी बड़ा हो गया था। सायंकाळ झाली तरी सगळीकडे लख उजेड होता। लख, तेजस्वी, रोशन। कह रहे शाम हो गई, फिर भी हर तरफ रोशनी थी। हिवाळ्यात आक्रसलेली झाडे, वेली उन्हाच्या कडकपणामुळे तापू लागल्या होत्या। हिवाळा, सर्दी का मौसम, आक्रसलेली, कोमेजलेली। सर्दी के मौसम में जो सुकड़ गए थे वो दरख्त, वेली यानी बेल, उन्हाच्या कडकपणामुळे धूप की तेजी से तापू लागल्या होत्या। धूप की तेजी से तप रही थी। काही झाडांची पानगळ सुरू झाली होती। पानगळ, शिशिर ऋतूमध्ये झाडांची पाने गळणे। मौसम खजा में दरख्तों के पत्ते जो गलते हैं, गिरते हैं, उन्हें कहते हैं पानगळ। तो काही झाडांची पानगळ सुरू झाली होती। झाडांचे खराटे दिसू लागले होते। खराटे, झाड़ू। कह रहे हैं दरख्तों पर जो है खराटे की तरह दरख्त दिखाई दे रहे थे। त्यांच्या वेड्या वाकड्या फांद्यांची नक्षी वेगवेगळे आकार घेऊन फिरत होती। उनकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियां अलग अलग नक्श, अलग अलग शक्लें लेकर घूम रही थी। वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर धूळ, पाचोळा भिरभिरत होता। हवा के गोते के साथ धूल पत्तियां घूम रही थी, यानी हवा चल रही थी तो उसमें जो है वो धूल पत्तियां सब उसमें घूमती थी साथ में। दुपारचा उकाडा कमी झाला होता। उकाडा, उष्णता, गर्मी। दोपहर की गर्मी कम हो गई थी। सुखद वारं फिरू लागलं होतं। सुखद, आनंददायी, आराम, खुशी, सुकून देने वाली हवाएं घूम रही थी। काही दिवसापूर्वीच हिवाळा कुठल्या कुठं गायब झाला होता।
चंद दिनों पहले ही सर्दी बिल्कुल गायब हो गई थी। मुसन्निफ ने यहाँ पर बताया है कि सर्दी का मौसम जो है वो खत्म हो रहा है। स्क्रीनवर आपण चित्र पाहू शकता। हिवाळा संपलेला दिसतोय। सायंकाळची वेळ आहे। केवढा मोठा बदल, पण सारा कसं आगगाडीनं रूळ बदलावा तसा सहजपणानं घडून आलेलं। केवढा मोठा बदल, कितनी बड़ी तब्दीली, पण सारा कसं आगगाडीनं, आगगाडी यानी रेल, रूल बदलावा, रूल यानी पटरी, पटरी चेंज करती जैसे जिस तरह से गाड़ी, तसं सहजपणानं घडून आलेलं। वैसे ही आसानी से सब कुछ बदल गया। निसर्गतः झालेला, कुदरती तौर पर हुई ये तब्दीली। निसर्गतः नैसर्गिक रीत्या, कुदरती तौर पर। निसर्ग कसा बदलतो, कुदरती मंजर कैसे बदलते हैं, नवनवे बदल कसे स्वीकारतो, नई नई तब्दीली कैसे कबूल करते हैं। हिवाळा संपला की तो उन्हाळा सामावून घेतो। सामावून घेणे वाक्यप्रचार आहे, याचे अर्थ आहे आपलेसे करणे, अपना बना लेना। हिवाळा संपला, सर्दी खत्म हुई, कि तो उन्हाळा समावून घेतो, गर्मी को समा लेते हैं। आणि उन्हाळा गेला और गर्मी खत्म हुई कि तो पावसाळ्यात रंगून जातो, बारिश के रंग में रंग जाते हैं। निसर्ग केवळ हे एवढेच बदल स्वीकारतो असं नव्हे, तर त्याच्या बरोबर कितीतरी गोष्टी बदलतात। कुदरती मंजर सिर्फ इसी तब्दीली को कबूल करते हैं ऐसा नहीं है, तो उसके साथ साथ कई बातें बदलती हैं। पावसाळ्यात धरणीतून कोवळे अंकुर डोलू लागतात। धरणी, धरित्री, जमीन। अंकुर, छोटे कोंब, रोप। बारिश में क्या होता है बच्चों, धरती से, धरणी से अंकुर, कोवळे अंकुर, नाजुक कोंपल डोलू लागतात, झुमने लगते हैं। झाडांवर फुलं हसू लागतात, दरख्तों पर फूल हंसने लगते हैं। आकाशातून रेशीम धारा बरसू लागतात। रेशीम धारा, रेशम सारख्या सरी, रेशम के जैसे धारे। आसमान से रेशमी धारे बरसने लगते हैं, बारिश को कहा गया है। विजांचा कडकडाट होतो आणि ढगांचे गडगडाटी नगारे घुमू लागतात। नगारे, विजयोत्सव साजरे करणारी कातडी वाद्ये यांना नगारे म्हणतात, उर्दू मध्ये नकारा कहते हैं। घुमू लागतात, वाजू लागतात, बजने लगते हैं। पता होगा आपको, जब बादशाह कोई मुहिम सर करके आते थे तो नकारा बजाकर उनका इस्तेकबाल करते थे, जश्न मनाते थे। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं विजांचा कडकडाट होतो, बिजली की कड़कड़ाहट होती है, आणि ढगांचे गड़गड़ाटी नगारे घूमू लागतात और बादल नकारे की मानिंद बजने लगते हैं। स्क्रीनवर आपण पावसाळा पाहू शकता। बारिश के मौसम में किस तरह से कोमपल निकल रही है, फूल कैसे बारिश में नहाए हुए हैं, किस तरह बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। ऐसा ही मौसम मुसन्निफ ने पेश किया है। नदी नाले तुडुंबतात आणि डोंगर माथ्यांवरून फेनील धबधबे उड्या घेऊ लागतात। तुडुंबतात, भरभरून वाहतात, भरकर बहते हैं। नदी नाले तुडुंबतात, इन नदी नाले भरकर बहने लगते हैं, या नदी नाले भर जाते हैं। नदी नाले भर जाते हैं आणि डोंगर माथ्यांवरून फेनील धबधबे उड्या घेऊ लागतात। आणि डोंगर माथ्यावरून फेनील धबधबे उड्या घेऊ लागतात। धबधबे आबशार को कहते हैं
और डोंगर माथ्यांवरून यानी पहाड़ों की चोटियों पर से। अब यहाँ एक नया लफ्ज है फेनिल। फेनिल के मानी होते हैं फेसाल नारे, फेस युक्त। आपने देखा होगा पहाड़ पर से जब आबशार नीचे गिरता है तो उसका जो पानी होता है उसमें हमें झाग नजर आता है, फेस नजर आता है। तो उसी को यहाँ कहा गया है फेसाल नारे या फेनिल, फेनिल धबधबे। उड़िया घेऊ लागतात यानी छलांगे लगाते आते हैं। पानी बहुत स्पीड में आता है तो हमें लगता है कि वो झाग लिए हुए है। सृष्टि मखमली हरितवसन लेऊन खुलून जाते। अब यहां पर कह रहे हैं हरितवसन। हरितवसन के मानी है हिरवे वस्त्र, कपड़ा। सृष्टि मखमली हरितवसन लेऊन खुलून जाते, कह रहे हैं यहां पर ये सारा संसार मखमली हरे कपड़े पहनकर खिल जाता है। उन्हाळा हे सारा पिऊन टाकतो। उन्हाळा गर्मी, गर्मी ये सब पी जाती है। आणि यापेक्षा वेगळाच बदल पृथ्वी तलावर घडून येतो। पृथ्वी तल, जमीन। अब वो कहती है कि इससे ज्यादा बदल जो है, तब्दीली जो है जमीन पर दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है हम देखते हैं आगे। पावसाळ्यात अतिवृष्टीनं कुठं पुराचा थैमान होतं। अब यहां पर नया लफ्ज है अतिवृष्टीनं। अतिवृष्टी खूप जोराचा वर्षाव। थैमान घालणे, थयथयाट करणे, मोठ्या प्रमाणात नुकसान करणे। अब यहां पर मुसन्निफ हमको ये बता रहे हैं कि बारिश में ज्यादा बारिश से कहीं सैलाब का शोर होता है, सैलाब से नुकसानात होते हैं। तसा उन्हाळ्यातली शिरशिरी ही वेगळा अनुभव देते। शिरशिरी, अंगाची थरथर, बदन की कपकपाहट या रोंगटे खड़े होना। तो यहां मुसन्निफ कह रहे हैं गर्मी में जिस्म पर रोंगटे खड़े होने वाला निराला एहसास होता है। एक झालं की दुसरं, मग तिसरं, नंतर आणखीन पुढचं। एक हुआ तो फिर दूसरा, फिर तीसरा और इसके बाद और आगे के। सतत नवे नवे बदल, हमेशा नई नई तब्दीली, नवं वातावरण, नया माहौल, सारा सहजपणानं घडत राहणारा, सब कुछ आसानी से होते रहता है। यानी मुसन्निफ ने यहाँ पे बताया है कि कुदरत में किस तरह से मुख्तलिफ मौसम जो है वो हैं, तब्दीलियां आती रहती हैं, किस तरह से इन्हें हालात रहते हैं। उन्होंने इस बात से हमें वाकिफ कराया है कि कुदरती मनाजिर, कुदरत फितरत में कितने बदलाव आते हैं और सब सही तरीके से होता रहता है, लेकिन सिर्फ इंसान ही है जो बदलाव नहीं लाना चाहता अपने हाथ में। इसके लिए उन्होंने हमें मिसाल दी है एक पेन की। हे सारा वादळ मनात फेर घालत होता। हे सारं वादळ मनात फेर घालत होतं, इसके मानी है सारे तूफान दिल में घूम रहे थे। निसर्ग हे बदल कसे काय स्वीकारतो। कुदरती मंजर ये तब्दीली कैसे कबूल करते हैं। तो कुठं अस्वस्थ होतो, वो कहाँ बेचैन होता है। तो हे बदल सामावून घ्यायला कुठं विरोध करतो। वो ये तब्दीली अपने आप में समा लेने के लिए कहाँ मुखालिफत करता है। आलेला बदल स्वीकारला असं तर निसर्गात सतत होत असतं। आई हुई तब्दीली को कबूल कीजिए, ऐसा कुदरती मंजर हमेशा करते रहता है। नेहमीच वापरातल्या फाउंटन पेनाऐवजी दुसरा पेन स्वीकारायला माझं मन मात्र कुरकुरत होतं। मुसन्निफ खुद की गलती बता रहे हैं यहाँ पर कि हमेशा की फाउंटेन पेन की बजाय दूसरी पेन कबूल करने के लिए मेरा दिल क्यों कुरकुर कर रहा था। एक अगदी साधा किरकोळ बदल, पण त्यानं आलेली अस्वस्थता केवढी। कहते हैं एक बिल्कुल सादा मामूली सी तब्दीली, लेकिन उससे होने वाली अस्वस्थता, बेचैनी कितनी ज्यादा है। सारा मनाचा खेळ, दिल का खेल है। वास्तविक एवढा साधा बदल सहजगत्या पचवायला हवा, पण तेही जमत नव्हतं। वास्तविक खरे म्हणजे हकीकत में, कहते हैं हकीकत में एवढा सादा बदल, इतना सादा बदल, इतनी आसान सी तब्दीली सहजगत्या
यानी आसानी से पचवायला हवा, हजम करना चाहिए, पण तेही जमत नव्हतं, लेकिन वो भी हम कर नहीं पा रहे थे। यहाँ पर मुसन्निफ ने हमें कुदरती मनाजिर, फितरत, कुदरत की मिसाल देकर ये बात समझाने की कोशिश की है कि हमें भी अपने अंदर तब्दीलियां लाना है। प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ तक का ये सबक जो है वो समझा है। इसका आपको बगौर मुताला करना है, वीडियो को बार बार देखना है, नए अल्फाज, शब्दार्थ, उसके बाद में वाक्य प्रचार, उनके अर्थ, उसको समझना है आपको। मराठी अंतर्भारती इयत्ता 10वीं इस पाठ्य पुस्तक के सफा नंबर 18 और 19 इस पर यह सबक दिया गया है, और जहां पर एरो है रेड कलर का, वहां तक का सबक हमने आज समझ लिया है। इसके आगे का हिस्सा हम इस वीडियो के दूसरे भाग में, पार्ट 2 में समझेंगे। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल। आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात, याबाबत धन्यवाद देते। पुन्हा भेटूया पुढच्या तास। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कुछ सवालात दिए गए हैं। उन सवालात के जवाबात आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है। वहीं पर आपको गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है।